Hello everyone, this is the video for class 10th from Shijin ICSE Biology. चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये उसका पार्ट 3 है। पिछले दोनों पार्ट्स आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम ग्रैनुलोसाइट्स और उसके जो डिफरेंट टाइप्स थे एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब ये होता है बच्चों जिसमें ग्रैन्यूल्स ना हो, ठीक है, ग्रैन्यूल साइटोप्लाज्म में ना प्रेजेंट हो। सो द साइटोप्लाज्म ऑफ agranulocytes is without granules but has a large rounded kidney shaped nucleus। देखो इसमें ग्रैन्यूल्स तो नहीं होते हैं, लेकिन जो इसका न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी बड़ा, राउंड और किडनी शेप होता है। जो आपके एग्रैनुलोसाइट्स हैं वो दो तरह के होती हैं। उनके जो दो टाइप्स हैं वो है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। एग्रैनुलोसाइट के सब डिविजन्स लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? ये बहुत छोटी ल्यूकोसाइट्स हैं। मतलब अगर हम ये WBC की कैटेगरी में बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा छोटी सेल्स होती हैं और ये 30 से 35% टोटल जो TLC है, आप लोगों ने कभी टेस्ट वगैरह अगर अपना पूरा ब्लड सेल्स का काउंट करवाया हो तो उसमें TLC DLC की सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। जो टोटल TLC है, टोटल ल्यूकोसाइट है, वो 30 से 35% होता है। मतलब पर ml ऑफ ब्लड में 1800 से 3000 सेल्स पाई जाती हैं। ये जो सेल्स हैं ये गोल होती हैं और इनके न्यूक्लियस काफ़ी बड़े होते हैं एंड साइटोप्लाज्म इसी वजह से इनका बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्पेस होती है वो न्यूक्लियस ने कवर करी होती है। लिम्फोसाइट्स देखो क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि हम किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकें, क्योंकि इनका काम होता है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना। तो जो हमारी इम्यूनिटी है वो इसी से ही बढ़ती है। तो ये हो गया आपका लिम्फोसाइट्स के बारे में। अब बात करते हैं मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स 3 से 7% सिर्फ होती हैं एंड इनका नंबर 200 से 700 होता है। इनका न्यूक्लियस किडनी शेप या हॉर्स शू शेप, जैसे मैग्नेट होता है उस तरह का होता है। जैसे न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन हमने डिस्कस किया था, उसी तरह से मोनोसाइट्स जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंगल्फ करने का, उनको कंज्यूम कर लेती हैं, खा लेती हैं, इसका काम करती हैं। और वॉर्न आउट जो पुरानी सेल्स जो ख़राब हो गई हैं उनको भी क्या करती हैं, फिनिश कर देती हैं। इसीलिए उनको वॉन्डरिंग सेल्स ऑफ द ब्लड कहा जाता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का हम लोगों ने किया था कि ये सेल डेब्रिस को रिमूव करती हैं। जो भी ख़राब सेल्स होती हैं उनको फाइगोसाइटोसिस, यहाँ पे भी आपने देखा होगा। तो न्यूट्रोफिल्स का और ये मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या है, एक ही है। अब फटाफट चार्ट देख लीजिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चार्ट में आप देख सकते हो एसिडोफिल्स जो कि बाइड ल्यूब न्यूक्लियस होता है, शेप ऐसा है। ग्रैन्यूल एसिडिक होते हैं, फंक्शन क्या है कि ये डिटॉक्सिफाई करती हैं एंड अगर किसी तरह की एलर्जी बॉडी में होती है तो ये बढ़ जाती हैं। इसी तरह से बेसोफिल्स क्या है, राउंडेड है, ये इनका साइज़ है। 3 ल्यूब न्यूक्लियस होता है, बेसिक डाई से स्टेन होती हैं और ये इसका आपका। उसके बाद अगर मोर न्यूमरस इन चिकन पॉक्स इन्फेक्शन, मतलब अगर चिकन पॉक्स इन्फेक्शन होता है तो उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स इसी तरह से कैसी हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करके आए हैं। लिम्फोसाइट्स मोर न्यूमरस इन वुफिंग कप, मोनोसाइट्स मोर न्यूमरस इन ट्यूबरक्लोसिस। इसीलिए देखो जो ये सेल्स हैं इन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है कि आप कौन सी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो गया है कि नहीं हुआ है। तो जनरली डॉक्टर क्या करते हैं, आपको ब्लड काउंट का टेस्ट जो है, वो ब्लड सेल काउंट का जो टेस्ट होता है वो ज़रूर करते हैं ताकि आपकी जो बॉडी में इन्फेक्शन है वो पता चल सके। अब आ जाते हैं हम ल्यूकोसाइट्स के फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर डिस्क्राइब एज द मोबाइल फोर्स और द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की क्या है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, तो ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। ये लड़ते हैं बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बिकॉज दे माइग्रेट टू द साइट ऑफ द इंजरी एंड इन्फेक्शन। जहाँ पे भी हमें चोट लगी है, इन्फेक्शन हुआ है, ये वहाँ फ़ौरन जाती हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आने की कोशिश करते हैं उनको मारती हैं और उनको खा जाती हैं, ठीक है। दे ऑल्सो डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन्स। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं उसके अगेंस्ट भी ये लड़ती हैं एंटीबॉडीज़ बना के, ठीक है। आगे हम इनके फंक्शंस को और देख लेते हैं। तो सबसे पहले एज स्कैवेंजर्स, ये स्कैवेंजर्स की जैसे काम करती हैं। कहीं पे भी चोट या इन्फेक्शन है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो हैं
वो इनगल्फ करती हैं वॉर्न आउट टिश्यूज़ या फिर जो डेड माइक्रोब्स होते हैं उनको, मतलब स्कैवेंजर्स के जैसे वो उन सेल्स को खा जाती हैं ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा है फाइगोसाइटोसिस का जो ये काम करती हैं। तो ऑन द साइट ऑफ द इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये दोनों फाइगोसाइटोसिस का भी काम करती है। फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि मानो ये एक बैक्टीरिया है, तो ये सेल ने क्या किया, इसको वो इनगल्फ कर लिया, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर आ गया, जैसे अमोबा करता है कि कोई फूड पार्टिकल है उसको वो कैसे कंज्यूम करेगा, उसके ऊपर पूरी उसकी बॉडी आ जाएगी और वो फूड पार्टिकल उसके अंदर चला जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फाइगोसाइटोसिस, राइट। द ग्रैन्यूल्स ऑफ द न्यूट्रोफिल्स हैव लाइसोसोम्स हुज एंजाइम डाइजेस्ट। अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनकी जो ग्रैन्यूल्स हैं उसमें लाइसोसोम्स होते हैं जो कुछ एंजाइम रिलीज़ करते हैं, जो इस तरह का जो भी मटेरियल है, चाहे वो पुरानी सेल्स हैं या बैक्टीरियाज माइक्रोब्स वगैरह हैं, उनको एकदम गला देती हैं और ख़त्म कर देती हैं। दस बाई फाइगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए फाइगोसाइटोसिस के प्रोसेस से न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं और हमको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे फिगर 8.3 में देख भी सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स एमोबॉइड मोमेंट शो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से न्यूट्रोफिल्स में जो एमोबॉइड मोमेंट है वो होता है। तो और यहाँ पे फाइगोसाइटोसिस का अब दिखाया गया है कि जैसे ये बैक्टीरिया था, तो ये बैक्टीरिया है, फिर उसके बाद उसकी बॉडी और आगे मूव करेगी, फिर वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर ही चले जाएंगे और वहाँ पे कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होंगे जो उसको कम्प्लीटली क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा है पस फॉर्मेशन। पस फॉर्मेशन में क्या होता है, इन कोर्स ऑफ देयर स्ट्रगल अगेंस्ट इन्वेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूमरस वाइट ब्लड कार्पसेस आर किल्ड, दीज accumulated in the infected area together with exuded plasma. These dead leukocytes along with destroyed tissue cells, dead and live microbes are exuded प्लाज्मा फॉर्म द पस। देखो क्या होता है कि जब ये लड़ाई वाला काम चल रहा होता है तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रही होती है तो उस वक्त काफ़ी सारी वाइट ब्लड सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इन्फेक्टेड एरिया पे या जो इन्फेक्टेड साइड होती है वहाँ पे बहुत सारे जो वाइट ब्लड सेल्स डेड होती हैं, उसके साथ साथ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डेड टिश्यूज़ कलेक्ट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पस फॉर्म कर लेते हैं इंक्लूडिंग द प्लाज्मा। तो लिक्विड येलोइश लिक्विड जैसा जो दाने में पस वगैरह होते हैं, तो उसके एक्चुअली में वो क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं तो जब WBCs उनके अगेंस्ट लड़ती हैं उस प्रोसेस के दौरान ये पस फॉर्मेशन भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेशन इज स्वेलिंग कॉज एट द साइट ऑफ इंजरी। जैसे कहीं पे आपको एलर्जी हुई, ठीक है, किसी बैक्टीरिया ने या किसी पैथोजन ने आपकी स्किन को इन्फेक्ट किया, वहाँ पे आपको क्या हुआ, रैशेस पड़ने लगे, स्वेलिंग होने लगी, तो वो क्या है, वो इन्फ्लेमेशन है। द ब्लड वेसल्स एट दिस पॉइंट रिलीज मोर ब्लड, मेक इट रेड एंड हॉट। आप नॉर्मली जब भी आपको कोई अगर इंसेक्ट भी काट देता है तो क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया आपकी बॉडी का लाल हो जाता है और गर्म होने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करने लगती हैं। सो ड्यू टू द accumulation ऑफ द टिश्यू फ्लूइड द एरिया स्वेल अप। अब क्या होता है, जब ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ता है तो टिश्यू फ्लूइड भी बढ़ जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे सूजन आ जाती है। द न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसाइट्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस क्या हैं, ये मोनोसाइट्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हीं के फॉर्म्स होते हैं। माइग्रेट्स थ्रू कैपिलरी वॉल बाई डायपिडेसिस एंड फाइट अगेंस्ट द इन्वेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर क्या होता है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट्स का जो ये डेरिवेटिव है वो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनसे वो लड़ता है। उसके बाद है कि एंटीबॉडीज़ ये कैसे फॉर्म करती हैं, तो जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती हैं बैक्टीरिया या जर्म्स को मारने के लिए और उनके जो भी पॉइजन वो हमारी बॉडी में रिलीज़ कर रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। फिर है कन्फर इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी कैसे हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है, ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सभी थे आपके ल्यूकोसाइट्स के फंक्शंस। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अब एंटीजन, एंटीबॉडी रिएक्शन एंड इम्यूनिटी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन। अब देखो जो लिम्फोसाइट्स हैं, अभी हम लोगों ने कहा कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, तो एंटीबॉडीज़ क्या है, ये एक तरह के प्रोटीन्स हैं इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेज। मतलब जब हमारी बॉडी में कोई बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बाहर से कोई सब्सटेंस आ रहे होते हैं फॉरेन, तो ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं दैट इवोक इम्यून रिस्पॉन्स दैट
इवोक इम्यून रिस्पॉन्स द एंटीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज़, ठीक है। वो इन टर्न क्या करता है, वो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है एंटीजन उसको प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज़ एक्ट एज एंटी टॉक्सिन, और यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटी टॉक्सिन के जैसे एक्ट करती हैं, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी पर डाल रहे हैं उसके अगेंस्ट वर्क करती हैं, ठीक है। दे सर्कुलेट फ्रीली इन द ब्लड प्लाज्मा, वो ब्लड प्लाज्मा में आराम से पूरे में घूमती हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू एंटीजेंट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, अब जो टिश्यू जिस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में, उनको कहा जाता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। दिस इनेबल द बॉडी टू पुल अप द डिफेंस अगेंस्ट द एंटीजन। तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी है वो एक डिफेंस शील्ड, मतलब एक क्षमता बना लेती है एंटीजन से लड़ने के अगेंस्ट की। दे आर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एवरी एंटीजन, जो भी एंटीजन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। व्हेन बॉडी हैज़ फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन एंटीजन कैन रेजिस्ट एन इन्फेक्शन, जब कोई भी एक एंटीजन, मतलब जो बाहर से हमारे माइक्रोब्स के थ्रू हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ रहा है, उसके अगेंस्ट जब सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं तो बॉडी इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर लेती है, और उसी को कहा जाता है इम्यूनिटी। तो ये आपका एंटीजन, एंटीबॉडी और इम्यूनिटी हो गया, कि जो एंटीजन हमारी बॉडी में अंदर आने की कोशिश करता है उसके अगेंस्ट जब इम्यूनिटी बन जाती है और वो क्या करती है, रेजिस्ट कर लेती है उस इन्फेक्शन को, तो वही जो है उसको इम्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है, कि वो हमारा इम्यूनिटी पावर था, राइट। अब हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये छोटी ओवल स्पैरिकल, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, डिस्क के जैसा स्ट्रक्चर होता है। दे आर नॉट सेल्स बट फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, ये सेल्स नहीं होती हैं लेकिन ये फ्रैगमेंट्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स के। अब मेगा कैरियोसाइट्स क्या होती हैं, ये कुछ जाइंट सेल्स होती हैं जो कि रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। दे आर 3 to 4 म्यू माइक्रोन इन डायमीटर, एंड इसका जो नंबर होता है वो है आपका 2 लाख से 3 लाख पर ml ऑफ द ब्लड इन नंबर। दे सर्वाइव ओनली फॉर 5 to 9 days। ये सारा इसका डिटेल लिखी हुई है, इसको आप हाईलाइट कर लो और ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी होंगी। ओल्ड प्लेटलेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं स्प्लीन में बाय मैक्रोफेजेस। नॉलेज डिस्क पहले देख लेते हैं। तो कुछ बीमारियां जैसे डेंगू, ल्यूकीमिया और कैंसर, व्हेन द नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स फॉल abnormally low, the blood clots very swelly and often cause the internal hemorrhage and lead to the death of the patient। तो बहुत सी डिजीज़ हैं, जैसे डेंगू में आपने डेंगी नॉट डेंगू राइट, तो डेंगी में आपने सुना ही होगा कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एकदम से गिरने लगती हैं जिससे पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे ही और भी बहुत सी डिजीज़ हैं जिसमें जो प्लेटलेट्स हैं उनका काउंट कम हो जाता है एंड इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। मेटामॉर्फोसिस, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस लार्वल टिश्यू इज ऑब्जॉर्ब बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोफेजेस, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है जो उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स के तरफ आ जाते हैं। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ पे भी चोट लगती है ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, एंजाइम लिबरेट करती हैं जिसको थ्रोम्बोकाइनेस कहते हैं इनटू द प्लाज्मा, जिसके वजह से क्लॉटिंग होती है ब्लड का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, और काफ़ी पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा एंजाइम मदद करता है। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो कुछ ऐसे एंजाइम लिबरेट करती हैं जिसको थ्रोम्बोकाइनेस कहते हैं, और वो क्या करती हैं, जो क्लॉटिंग है ब्लड की उसको उसमें मदद करती है, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं चेक पॉइंट 1 पे। चेक पॉइंट 1 डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर हम क्लॉटिंग जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा द प्रोटीन दैट फॉर्म्स। तो अब हम इसका चेक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो पहला है आपका प्रोटीन बताना है जो ब्लड क्लॉट फॉर्म करता है। तो अभी आप ये आगे पढ़ोगे, इस प्रोटीन का नाम है दैट इज़ फिब्रिनोजेन, ठीक है। सो यू कैन राइट फिब्रिनोजेन हेयर, इट इज़ गिवन। इसी नीचे जो टॉपिक है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, वहीं पे ये दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है द ल्यूकोसाइट्स जो एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होती हैं। तो आप ग्रैनुलोसाइट्स लिख सकते हो क्योंकि एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स दोनों आपकी एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड है। तीसरा है पिगमेंट जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में मदद करता है, तो सबको पता है इसका आंसर हीमोग्लोबिन। फोर्थ
ब्लड सेल जो कि पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है, तो ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, उनमें जो न्यूक्लियस है वो पॉलीमॉर्फिक है। देन ब्लड सेल्स जो फाइगोसाइटोसिस से एसोसिएटेड हैं, तो न्यूट्रोफिल्स, वैसे आपकी जो ये दूसरी वाली हैं दैट इज़ मोनोसाइट्स, ये भी हैं बट ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो न्यूट्रोफिल्स का है। आप फंक्शंस में भी देख सकते हो, ल्यूकोसाइट्स में मेंशन है, तो आप यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स लिखेंगे। सिक्स्थ वाला है ल्यूकोसाइट्स जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, तो ये हैं आपकी लिम्फोसाइट्स। आंसर दिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सेल ऑर्गेनल जिसमें सॉरी आरबीसीज में कौन से सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, तो आपको पता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें रेड ब्लड सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फंक्शन क्या है, आपको पता है कि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यही इसका मेन फंक्शन है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। तो अभी हम लोगों ने चैप्टर में ही डिस्कस किया था कि 2 से 3 लाख पर ml ब्लड प्लेटलेट्स ह्यूमन में प्रेजेंट होती हैं। एंड कौन सी गैस है जो इंटरफेयर करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय आरबीसी, तो इंटरफेयर करती है, तो इसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मतलब उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और वो इंटरफेयर करती है जिससे पर्सन की डेथ भी हो जाती है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस की ज़्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन से ज़्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों की है, और आप इसमें आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे क्योंकि 250 टाइम ज़्यादा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी इन कंपैरिजन विद द ऑक्सीजन। लास्ट क्वेश्चन है कि स्प्लीन को ग्रेवयार्ड आरबीसी का क्यों कहा जाता है, तो ये हमने डिस्कस किया था, एक पिंक कलर के बॉक्स में भी दिया हुआ है, क्योंकि जो भी वॉर्न आउट आरबीसीज होती हैं वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती हैं, इसीलिए उनको ग्रेवयार्ड्स ऑफ द आरबीसी कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हुआ है। पार्ट 4 में हम आगे के टॉपिक कोगुलेशन वगैरह डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे।